हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिविसपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर 2 और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। चलो तो इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रजनन का मतलब क्या होता है? प्रजनन का मतलब होता है जनन, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। कुछ वर्ड को पोलियो हो गया है, आप लोग समझ जाना। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपने ये टर्मिनोलॉजी जो है ना पहले भी सुनी होगी। री का मतलब क्या होता है? आपने क्रिकेट में देखा होगा तो उसमें सुनाई देता है आपको रिप्ले। रिप्ले तो री का मतलब क्या होता है? दोबारा से, ठीक है, दोबारा से कोई चीज दिखाना। और यहां पे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। तो अब यहां पे सिर्फ ये एक टर्मिनोलॉजी से आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। दोबारा से अपने ही जैसी संतति को उत्पादित करना या अपने ही जैसी संतति का निर्माण करना, अपने ही जैसी संतति का दोबारा से निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जनन कहते हैं। क्लियर है? डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। किसी जीव के द्वारा अपने ही जैसी संतति को दोबारा उत्पादित करने की जो प्रक्रिया है या निर्माण करने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्लियर है? लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें जो है विपरीत लिंग वाले जो है शामिल होते हैं, जैसे कि नर और मादा, दो विपरीत जनक शामिल होते हैं। पुष्पी पादप क्या होते हैं? जो पुष्पों को जन्म देते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं? याद रखना, इसमें इसको कहते हैं आवृत बीजी पौधे इसमें आते हैं। क्लियर है? जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे बात करें, स्क्रीनशॉट लेते चले जाना मतलब लेते रहना। चलिए तो आगे की बात करें हम लोग, तो यहां पर क्या क्या पढ़ना है? तो देखो, पुष्पी यहाँ पे आवृत बीजों का एक आकर्षण अंग है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पुष्प के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पुष्प होते क्या है। इसके बाद निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। देखो, अगर पिछला चैप्टर आप नहीं पढ़ते तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पिछला चैप्टर आपको पढ़ाया। भले एनसीईआरटी में या नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपको ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी माता का जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, उनका कहना है कि ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है, ये हर स्टूडेंट को पहले से आता है। और मुझे पता है कि आपको नहीं आता, और ये आपको भी पता है कि आपको नहीं आता, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा। तो निषेचन पूर्व संरचनाएं क्या क्या होंगी, क्या क्या घटनाएं होंगी, ये देखेंगे। अब निषेचन के दौरान यहाँ पे क्या होता है? दोहरा निषेचन, यानी 2 बार निषेचन होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। निषेचन पश्चात क्या होगा, यानी निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होंगी, वो हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे फिर लैंगिक जनन समाप्त हो जाता है। फिर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टॉपिक है 2, असंग जनन और बहुभ्रूणता। इस प्रकार से ये चैप्टर फिनिश होगा। क्लियर है? तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं पुष्प का क्या होता है। तो क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनन है? ठीक है जी, बिल्कुल भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है अभी देखते हैं। असंख्य प्रकार के पुष्प हमको मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग भाग्यशाली है, जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं। ठीक है? और उनके भरपूर रंग आदि यहाँ सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती है। ठीक है? तो आप कई बार देखो, बच्चे जो है स्कूल से जाते वक्त उन्हें एक पुष्प दिख जाता है, एक फूल दिख जाता है, फिर वो उसे टकाटक देखते रहते हैं। टकटकी से देखते हैं। जेठी माता कह रही है टकटकी से देखते रहते हो। कैसा फूल है? अच्छा है, बेकार है? टकटकी लगाकर देखते हैं, फिर सूंघते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? उसकी महक से मदहोश हो जाते हैं, अगर अच्छी खुशबू रही तो। और उनके भरपूर रंग आदि से, यानी उनके रंग आदि को देखकर सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन के लिए क्या है? सहायक है। आगे देखेंगे कैसे। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। तो पुष्प का उपयोग सिर्फ हमारे उपयोग के लिए नहीं है, दूसरे रीजन भी है उसके लिए भी है। ठीक है? तो सभी पुष्पी पादप
लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जितने भी पुष्पी पादप है उनमें जो है लैंगिक प्रजनन ही होता है। पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डाले तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। तो जब तक लैंगिक जनन नहीं होगा, बीज भी नहीं बनेंगे और यहाँ पे बीज भी नहीं बनेंगे और ना ही फल बनेंगे। क्लियर है? आइए आपका इंतजार था, ऐसा एनसीईआरटी माता कह रही। तो आइए इस अध्याय में आकारिकी, पुष्प का आकार क्या होगा, संरचना क्या होगी, पुष्पी पादप यानी आवृत बीजों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग क्या होता है। तो देखो, पुष्पी पादपों का एक आकर्षक अंग है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पुष्पी आवृत बीजों का एक पुष्प आकर्षक अंग। तो अंग जो पुष्प है, ठीक है ना, वो क्या है, एक आकर्षण अंग है, आकर्षित करता है। किसको? कीड़ों को करता है, मनुष्य को करता है। तो प्राचीन काल यानी पहले से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ तो ये आप पढ़ लेना, निकटस्थ संबंध है, यानी बहुत करीब का संबंध है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, यानी बहुत सारी लेडीज से, बहुत सारी गर्ल्स जो है ना बालों में पुष्प लगाती, क्यों? सुंदरता के लिए। आभूषणात्मक, आभूषण के रूप में उसको जो है लगाती है। सामाजिक कार्यों के लिए हम लोग फूल को जो है यूज करते हैं, जैसे समाज में किसी का स्वागत करना है, किसी को सम्मानित करना है, किसी को खुश करना है, और धार्मिक कार्यों में भी, देवी देवताओं के इसमें भी जो है यहाँ पे पुष्पों का यूज किया जाता है। सांस्कृतिक महत्व की वस्तु भी रही है। इसके बाद एनसीईआरटी माता को भी पता है, ये मानव द्वारा प्रेम, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, आज कौन सा डे है, आज तो रोज डे है, तो मेरी बेबी तो मेरे थोड़ा तो बुके देना पड़ेगा, पुष्प देना पड़ेगा। तो ये प्रेम को प्रकट करने के लिए भी जो है पुष्पों का यूज करते हैं। अनुराग, किसी से बिछड़न हो गया है उसको खुश करने के लिए वगैरह वगैरह, दुखी वगैरह के लिए, प्रसन्नता के लिए, विषाद के लिए, एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को भी करता है। शोक यानी कोई दुखी है, जैसे मैं बात करूं, चलो नहीं करता हूं पर समझ जाना, शोक कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो शोक की बात करें यानी बहुत दुखी है, दुख वाले माहौल में भी जो है पुष्पों का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक रहे हैं ये। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की, कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की जो है सूची बनाइए जिनका आभूषणात्मक यानी श्रृंगारिक महत्व हो तथा जिन्हें घर पर उगाया जा सकता है। क्लियर है? तो एनसीईआरटी माता कह रही है कि इसकी सूची बनानी है। चलिए, तो ये आपका काम है, आपको सूची बनानी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये देख लेते हैं हम लोग थ्योरी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बगीचे में इसको उगाया जा सकता है। तो ऐसे 5 पुष्पों की आपको सूची बनानी है। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव के दौरान उपयोग किया जाता है। तो ये आपका होमवर्क है। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती के बारे में सोचा है? तो खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। कई बार ये छोटे मोटे एग्जाम पूछ लेते हैं, अगर आप पीएनएसटी या पीबीटी या पीएटी का कोई एग्जाम देते हो तो। यह पुष्प कृषि के बारे में सुना है, ठीक है। इसका क्या तात्पर्य है यह आपको बताना है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकी एवं भ्रूणिकी यानी कि भ्रूणी आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11वीं में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है, किया होगा या नहीं किया होगा, मैं करवाऊंगा। चित्र 2.1 आपको एक प्ररूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण यानी याद करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाई होती है? तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाकी पुष्प का डायग्राम ये है, तो ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में क्या होता है, कैसे होता है। और लैंगिक जनन हालांकि पिछली क्लास में भी मैं बहुत हद तक के आपको बता चुका था। क्लियर है? तो अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना जल्दी से, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और इस क्लास से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट्स करके बताना है कि क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है।
क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।